हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट। आज हम लोग इसमें लाइट को डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग प्लान मिरर देख रहे थे, जिसमें कि प्लान मिरर की कई प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी रह गई है, पहले हम उसे फिनिश करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ प्लान मिरर, और फिर हम लोग मूव करेंगे स्फेरिकल मिरर पर, यानी कि गोलीय दर्पण पर। ठीक है, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। चलिए, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो मुनि, जुबैर, शैलेश, विप्लव, पिंकू, प्रीति, वशु, खुशबू, नंदन, सुनील, सरस्वती, आशा, विजेता, सुदर्शन। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लान मिरर में। अगला प्रॉपर्टी याद रखना, अगर दो प्लान मिरर को थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाले इमेज की संख्या कैसे निकालेंगे? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्लान मिरर है, मान लीजिए एक ये प्लान मिरर है और एक दूसरा ये प्लान मिरर है। इसको थीटा एंगल पर रखा गया, ठीक है। अब इसके द्वारा कितना इमेज बनेगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें 360 बाई थीटा निकालना है। अभी एग्जांपल भी बताएंगे। पहले हमें क्या निकालना है, 360 अपॉन थीटा। और 360 अपॉन थीटा का वैल्यू मान लीजिए ये आया n। क्या आया? n। अब अगर याद रखिएगा, अगर n एक विषम संख्या है, अगर n एक विषम संख्या है तो इमेज की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? इमेज की संख्या बराबर n ही हो जाएगी। और अगर n एक सम संख्या है, अगर n एक सम संख्या है तो इमेज की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? इमेज की संख्या बराबर n-1 हो जाएगी। जो इमेज की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। क्योंकि जब भी किसी दो प्लान मिरर को थीटा एंगल पर रखा जाता है तो बनने वाली इमेज की संख्या याद रखिएगा हमेशा क्या होगी? हमेशा ऑड होगी। हमेशा क्या होगी? विषम होगी। हमेशा क्या होगी? विषम होगी। अब 360 को हमने क्या किया? थीटा को, मतलब 360 को हमने क्या किया? थीटा से डिवाइड किया, और ये संख्या अगर क्या आया? n आया। और n अगर एक ऑड नंबर है, इफ n इज एन ऑड नंबर देन नंबर ऑफ इमेज शुड बी n। और अगर n आपका एक सम संख्या है, अगर आपका n एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? आपका n-1 हो जाएगा। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि आपका थीटा जो है वो कितना है? 60 डिग्री है। यानी कि दो प्लान मिरर को हमने किस एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर रखा है। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? यानी इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो हमें क्या निकालना है? 360 अपॉन थीटा निकालना है। 360 अपॉन थीटा निकालिए। 360 अपॉन क्या होगा? 60, और ये नंबर कितना आया? 6। अब यहां पर आपका जो n है वो क्या आया है? एक इवन नंबर है। एक क्या है? आपका इवन नंबर है। तो यहां पर इमेज क्या हो जाएगा? n-1, यानी कि नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है।
इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपका दिया है थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, तो यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो यहां पर हमें क्या करना है, 360 अपॉन थीटा पहले निकालना है। 360 अपॉन थीटा क्या होता है, 360 अपॉन 70, ये कितना आएगा 5। ये 5 क्या है, 5 आपका एक ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इमेज 5 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी दो प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल पर रखते हैं, उसके द्वारा जो बनने वाला इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऑड में बनेगा। इसलिए जब भी आपका 360 अपॉन थीटा अगर n आता है तो, और n अगर आपका ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज n के बराबर हो जाएगा। अगर n आपका इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल में यहां पर n क्या आया 6, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया 6 - 1 यानी कि 5। और अगर आपका यहां पर नंबर ऑफ जो यहां पर आपका n आया वो कितना आया, इस केस में n आया 5, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया, 5 हो गया। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ, हमेशा विषम संख्या में ही इमेज बनेगा आपका, हमेशा ऑड नंबर में आपका इमेज बनेगा। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। दो नंबर क्वेश्चन फिर से समझा देंगे, पहले आप इसे लिख लो, अभी दूसरे नंबर पर समझा देते हैं फिर से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो प्लेन मिरर को थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाली इमेज की संख्या हमेशा क्या होगी, विषम होगी। निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपको जो थीटा है ना, थीटा में क्या कर, मतलब थीटा जो है 360 को थीटा से डिवाइड कर देना है, और जो नंबर आ रहा है, नंबर मान लीजिए n आ रहा है, अगर वो n विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर है, यानी कि 3, 5, 7, 9 ऐसे है, तो नंबर ऑफ इमेज भी उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर n इवन नंबर आ रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सब आया है, तो नंबर ऑफ इमेज वहां पर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा, यहां पर थीटा कितना था, 60 डिग्री था। कह रहा है कि दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री पर हमने रखा है, तो कितना इमेज बनेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 360 अपॉन थीटा निकालेंगे। 360 अपॉन थीटा निकाले तो यहां पर क्या आ गया, 360/60 कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो नंबर ऑफ इमेज इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 6 घटाओ 1। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, इवन नंबर है। 6 घटाओ 1 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया, 5। और दूसरा आपका थीटा इज इक्वल टू क्या है, 72 डिग्री है। हमें n निकालना है, n कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा किया, 360 अपॉन 72 किया, ये नंबर कितना आया, 5। अब ये 5 कैसा है, विषम नंबर ही है, ये आपका ऑड नंबर ही है, तो नंबर ऑफ इमेज भी कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा, सेम 5 ही हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ये सबको समझ में आया? अरे अब समझ में आया या नहीं बताओ, क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? हाँ, थीटा से काटने पर अगर आपका नंबर जो है, अगर आपका इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1, और अगर आपका नंबर ऑफ इमेज ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेज वही n के बराबर आ जाएगा। अगर आपका l ऑड आता है, नहीं 6 + 1 नहीं होगा, 6 - 1 होगा हमेशा, है ना अमन जी, आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या रहा है अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी प्लेन मिरर को, अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं, थीटा कोण से घुमाया जाता है, थीटा कोण से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण, ये पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा नोट में,
इमेज का साइज सेम रहेगा, इमेज का साइज समान रहेगा। यानी कि जैसे मान लो, ध्यान से समझो, कोई ऐसे प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे ऐसे मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, यह ऐसे परावर्तित हो रही है। अब इसको हमने क्या किया, ये जो मिरर है ना, इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, तो इसका जो ये परावर्तित किरण है ना, वो कितने एंगल से घूमेगा, वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो उसका जो परावर्तित किरण है वो कितना एंगल से घूमेगा, वो 2 थीटा एंगल से घूमेगा। याद रखिएगा, यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना इमेज का जो साइज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज ऑफ इमेज जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इमेज कभी भी इवन में नहीं बनता है, जब भी आपका थीटा एंगल पर रखा जाता है ना किसी प्लेन मिरर को, तो इमेज हमेशा आपका किस में बनता है, विषम में बनता है, ठीक है गौतमी, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे प्लेन मिरर के बारे में ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे यूज ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है। प्लेन मिरर का यूज क्या क्या होता है, अरे सिंपल सी बात है, देखो ये कोई प्लेन मिरर है, ऐसे है, ये इसका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। अब प्लेन मिरर को मान लो अगर हम थीटा एंगल से घुमा देंगे, यहां पर प्लेन मिरर को हमने किस एंगल से घुमाया, ये प्लेन मिरर पहले ऐसे था, इसको हमने क्या किया, थीटा एंगल से घुमाया, इस पर जो अब किरण आ रही थी है ना, ऐसे आपतित हो रही थी, अब जो यहां पर परावर्तित किरण जो है ना, परावर्तित किरण जो है ना, यहां पर ये कितना एंगल से घूमेगा, ये 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। ये कह रहा है, बस ये चित्र बनाइए मत, बस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा आप, कि अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूमेगी, और इमेज का साइज जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज का साइज जो है वो आपका समान रहेगा। दैट्स इट, क्लियर। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए किसी प्लेन मिरर को 20 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण से घूमेगी, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण से घूमेगी, 40 डिग्री के कोण से घूमेगी, है ना, ठीक है। चलो अभी इससे रिलेटेड सवाल वगैरह करेंगे हम लोग, है ना, सवाल आज तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कल की क्लास में, मतलब जो आगे की क्लास है, आगे की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए यूज क्या है प्लेन मिरर का, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर या समतल दर्पण के प्रयोग कहां कहां पर होते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग, तो सबसे पहला याद रखिएगा जो ड्रेसिंग मिरर होता है ना, ड्रेसिंग मिरर है ना, घर के अंदर लगा होता है ना, ड्रेसिंग टेबल लगा रहता है जिसमें जाकर के कपड़ा उपड़ा पहन करके क्रीम व्रीम लगा करके पूरा देखते हैं, बाल उले से झाड़ के, है ना, जो अपने आप को देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं, है ना, तो वो कौन सा मिरर होता है, वो ड्रेसिंग मिरर होता है। और ड्रेसिंग मिरर जो होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर का यूज होता है, समतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। दूसरा एक यंत्र होता है पेरिस्कोप। कई बार आपसे सवाल पूछता है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है सर, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, बताओ, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका उत्तर। और ये पेरिस्कोप क्या होता है, तो याद रखिएगा ये शिप या जो आपका जहाज या जो आपका सबमरीन होता है, सबमरीन या फिर जैसे हम पनडुब्बी कहते हैं, सबमरीन में जहाज के नीचे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है, जहाज के नीचे किसी वस्तु का ये पता लगाने के लिए
यूज होता है, यानी जैसे मान लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड, पानी के ऊपर देखने के लिए या पानी के नीचे देखने के लिए, जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी चल रहा है पानी के नीचे अंदर, या जहाज चल रहा है पानी के ऊपर। जैसे मान लो ऊपर तो साफ साफ दिखेगा उसको कि क्या है सामने, कोई मतलब ऑब्स्टेकल तो कोई नहीं आ रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करेगा? वो करेगा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर काम करता है क्या? पेरिस्कोप। और याद रखिएगा ये जो पेरिस्कोप होता है ना, जहाज में यूज होता है प्लस पनडुब्बी में यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपके गाड़ी के सामने, बाइक के सामने क्या रहा है आप देख लेंगे। लेकिन अब जहाज चल रहा है मान लो पानी में, जहाज के पानी के ऊपर का तो देख लेगा, लेकिन पानी के नीचे कोई मतलब डॉल्फिन तो नहीं आ रहा है, या पानी के नीचे कोई व्हेल मछली तो नहीं आ रहा है, या पानी के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उसमें क्या होता है, पेरिस्कोप लगा रहता है, और पेरिस्कोप दिखाता है कि आगे का जो रास्ता है ना आपका क्या है, एकदम क्लियर है, चलते रहिए। और जैसे कोई ऑब्स्टेकल दिखता है तो वो क्या करता है, किसी ऑब्स्टेकल को, या कोई अगर पानी के नीचे कोई वस्तु दिख जाती है तो वो उसे दिखा देता है। कौन? पेरिस्कोप। या पनडुब्बी में दिखा देता है क्या? पेरिस्कोप, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर याद रखिएगा ये जो पेरिस्कोप है इसमें दो प्लान मिरर का यूज होता है, दो प्लान मिरर का यूज होता है। कितना प्लान मिरर यूज होता है? दो प्लान मिरर का यूज होता है ना। और दूसरा याद रखिएगा यहां पर ये प्लान मिरर, ये दोनों प्लान मिरर, ये दोनों प्लान मिरर सतह के साथ, सरफेस के साथ, सतह के साथ 45 डिग्री पर लगे होते हैं। 45 डिग्री पर क्या होता है? लगे होते हैं। अभी आपको चित्र भी दिखाएंगे इसका। यहां पर एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पर नहीं लगे होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, जैसे ये मान लो सरफेस है ना, ये सरफेस है ना, इसके साथ यहां पर ये मान लीजिए सरफेस है, तो इसके साथ एक प्लान मिरर यहां लगा रहेगा 45 डिग्री के एंगल पर, और एक प्लान मिरर जो आपका यहां लगा रहेगा 45 डिग्री के एंगल पर, ऐसे। और ये एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, ये दोनों प्लान मिरर एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, देखिए सवाल कैसे बनते हैं और बच्चे कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल पूछा जाता है पेरिस्कोप में दो प्लान मिरर एक दूसरे से किस एंगल पर लगे होते हैं, एक दूसरे से किस तरह लगे होते हैं। वहां पर कई बच्चे उत्तर दे देते हैं 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन नहीं, ये उस सतह के साथ 45 डिग्री के एंगल पर लगे होंगे, लेकिन ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से कैसे होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चित्र देख लीजिए, चित्र अभी आपको दिखा देते हैं, पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। चला आगे, यहां तक लिख लिया। अभी चित्र आपका दिखाएंगे, इसको, इसका चित्र दिखाएंगे आपको। सतह के साथ किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ना, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ना। ठीक, अब देखिए पेरिस्कोप का आप लोग चित्र देखो कैसा दिखता है। ठीक है, ये इसका चित्र आपको दिखाते हैं। ये वाला, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाइए, इसको हटा देते हैं।
ये देखो इस तरह से लगा होता है, ये है ना, ये वाला चित्र देखिए। नहीं हो रहा, ये देखो, या दूसरा भी चित्र दिखा देंगे आपको समझ में अगर नहीं आएगा इससे तो। ये देखो इस चित्र में, या दूसरा भी चित्र दिखा देंगे अभी आपको। यहां पर देखो एक प्लान मिरर यहां लगा है, एक प्लान मिरर यहां लगा, ऐसे। ये इसके साथ किस एंगल पर लगा है? 45 डिग्री के एंगल पर लगा है सरफेस के साथ, है ना। और यहां से ये क्या करता है, यहां से ये लाइट आता है, फिर यहां पर आता है, फिर ये क्या करता है, उसे ऐसे देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, लेकिन सरफेस के साथ किस एंगल पर लगा होता है, 45 डिग्री के एंगल पर लगा होता है। जैसे दूसरा चित्र भी अगर आपको देखना है, जैसे ये वाला चित्र आप देख सकते हैं, ये वाला जैसे है, इसमें देखो ये वाला थोड़ा ज्यादा क्लियर है, तो ये वाला दिखा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ आ जाएगा ये, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे, है ना, ये है। यहाँ पर देखो एक ऐसे प्लान मिरर ऐसे लगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी एक ऐसे प्लान मिरर लगा, एक दूसरे के क्या पैरेलल है, लेकिन इसके साथ किस एंगल पर लगा है, 45 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है। यहां से जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया, ये यहां आएगा, फिर परावर्तित होकर इधर जाएगा, फिर यहां से ये इसे आदमी क्या कर लेगा, इसे देख लेगा, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, इसी टेक्निक का यूज हुआ था। चलिए अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद तीसरा जो होता है यूज कहां पर, कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप में, इसको हिंदी में भी कैलिडोस्कोप ही लिखिएगा। क्या होता है कैलिडोस्कोप, अभी आपको दिखाएंगे कैलिडोस्कोप में। और याद रखिएगा इसमें 3 प्लान मिरर का यूज होता है, इसमें 3 प्लान मिरर का यूज होता है। और ये किस एंगल पर लगे होता है, तो याद रखिएगा ये 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ये किस एंगल पर लगे होते हैं, 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, है ना। कैलिडोस्कोप का भी अभी चित्र दिखा देंगे। कैलिडोस्कोप चित्र को बनाने की जरूरत नहीं है, आपसे चित्र नहीं पूछेंगे, चित्र बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिखाया, ठीक है। नीतू जी जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए, है ना। आप कल भी आपने मतलब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका इंस्टेंट चलता रहा पूरी क्लास में, ये कॉपी पेस्ट चलता रहा आपका। और आज भी जब से आपने क्लास में मतलब ज्वाइन किया, जब से क्लास को, तब से आप यही बस एक सवाल पूछ रहे हैं, सर लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। इससे बेहतर आप जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए, वहां पर पूरा बताया है डिटेल में कि प्रकाश वह बाह्य कारक है, वह एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए और थोड़ा कॉपी पेस्ट से बचिए, ठीक है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, जैसे आप दिवाली में देखते हैं लाइट लगाते हैं घर में, एकदम भुकभुकिया बोलते हैं ना, एकदम एक लाइट लगाते हैं, पूरा एकदम चमचमाता रहता है वो, जैसे डीजे लाइट वगैरह होता है, देखते हैं कैसे एकदम बढ़िया एकदम लाइट देता रहता है वो, है ना। तो वो उसमें क्या होता है, एक्चुअली में कैलिडोस्कोप होता है। तो कैलिडोस्कोप का आपका जैसे चित्र देखना है तो आपको दिखाते हैं कैलिडोस्कोप का चित्र। ये खिलौने वगैरह में यूज होता है एक्चुअली में, है ना, या फिर जो वही लाइटिंग वगैरह में आपका यूज होता है कैलिडोस्कोप का।
कैलिडो स्कोप आपको दिखाता है, रुकिए। है ना, इस तरह से देखा है कभी लाइट वगैरह देखा है, इस तरह का एकदम चमचमाता हुआ लाइट जो एकदम जलता रहता है, यही आपका कैलिडोस्कोप है ना। खिलौना सब में भी यूज होता है, लाइटिंग वगैरह में आपका यूज होता है इस तरह का, है ना। तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली में 3 प्लेन मिरर यूज होता है, और 3 प्लेन मिरर जो लगे होते हैं वो किस पर लगे होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर लगे होता है। डिस्को लाइट वगैरह में यूज होता है आपका, डीजल लाइट में यूज होता है इसका, है ना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। हाँ, पैटर्न अलग अलग तरह का पैटर्न बनता रहता है उसमें, ठीक है। हाँ, डीजल फ्लोर पर भी यूज होता है ना। आ गई बात समझ में सबको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल मिरर की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की, यानी गोलीय दर्पण की। ठीक है, बाइक या कार में उत्तल दर्पण लगा होता है, अभी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, हाँ बल्ब भी आता है ऐसा, है ना, बल्ब भी आता है कैलिडोस्कोप वाला। ठीक है, आगे चलें, आगे मूव करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, या फिर जैसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब ही क्या है, समझिएगा सर ध्यान से। गोलीय दर्पण का मतलब ही होता है वह दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, वह दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, या जो किसी गोले से काट कर बनाया गया हो, जो किसी स्फेयर से काट करके बनाया गया है। देखते हैं कौन सा ये स्फेरिकल मिरर है। इन द एट द बैक ऑफ कार हेडलाइट विच मिरर इज यूज्ड, हर्षित। और जो भी इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, हैव पेशेंस। कार की हेडलाइट में याद रखेंगे अवतल दर्पण का यूज होता है। प्लीज आप लोग धैर्य रखिए, जब हम कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। इस तरह के सवाल आप पूछते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी आतुरता है ना, आप कितने आतुर हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन इससे क्या होता है ना, क्लास डिस्टर्ब होता है ना। क्लास क्या होता है, इससे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, गोले का भाग का मतलब क्या है, गोले का भाग यानी कि ये किसी स्फेयर से काट करके बनाया जाता है, किसी स्फेयर से काट करके बनाया जाता है। और कुछ बच्चे यहां पर ज्यादा काबिल हैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं कमेंट को फिर ऑफ करवा दूंगा, फिर काबिल बनते रहिएगा आप लोग। अगर आपको नहीं पढ़ना है, जैसे एक बच्ची है सबनम कुमारी, ये बोल रही है कनकेव एंड कन्वेक्स में बताएं सर, तो थोड़ा सब्र रखा करो। जो ज्यादा होशियार हैं तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत अभी कमेंट बंद करवा दूंगा, फिर होशियार बनते रहिएगा आप लोग। मैंने एक बार बोला कि पहले पढ़ लो। चलिए अब समझिए, ये मान लीजिए कोई स्फेयर है। अब इस स्फेयर को क्या किया हमने, इधर से इससे हमने एक हिस्सा काटा और इधर से भी हमने एक हिस्सा काटा। समझिए, हमने इधर से भी एक हिस्सा काटा, इधर से भी एक हिस्सा काटा, काट के अलग किया। अब देखिए, जब इधर वाला हिस्सा अलग किया और इसका हमने क्या किया, जो धंसा हुआ पार्ट है ना, धंसा हुआ हिस्सा, इसको हमने क्या किया, ये जो धंसा हुआ हिस्सा है उस पर हमने कोटिंग कर दी, यानी उस पर हमने उसको क्या किया, परावर्तक सतह। और एक इधर वाला जो हिस्सा काटा, इसको ऐसे लिया और इसका जो उठा हुआ हिस्सा था ना, उठा हुआ हिस्सा, इसके ऊपर कोटिंग की। ये ऊपर वाला जो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये उठा हुआ हिस्सा जो है, इसको हमने क्या किया, परावर्तक सतह बनाया। इससे हमें 2 मिरर प्राप्त हुआ। ये जो आपका मिरर है, इसे हमने नाम दिया क्या, इसे नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसे हमने नाम दिया उत्तल दर्पण। और ये जो धंसा हुआ जिसका हिस्सा था इसे हमने नाम दिया क्या, अवतल दर्पण, या फिर इसको हमने नाम दिया क्या, कॉनकेव मिरर नाम दिया। क्या नाम दिया, कॉनकेव मिरर नाम दिया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो अवतल, ये जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे टकराती है ना, ये उसे क्या करता है, उसे ऐसे डाइवर्ज कर देगा। जब भी कोई प्रकाश की किरण इससे टकराती है तो ये इसे क्या कर देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है। और यही कारण है कि इस अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अवतल दर्पण को याद रखिएगा, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण लिखेंगे, या फिर इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये लाइट के रे को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर को ही, उत्तल दर्पण को ही हम लोग क्या, अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनंत से आ रही किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला दे। और याद रखिएगा यहां पर ये क्या करता है, ये अनंत से आ रही किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। और यही कारण है इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, याद रखिएगा, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए इसका, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए इसका। एक आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच है, चम्मच को फटाफट लो सब लोग। चम्मच है, चम्मच को लो, चम्मच के धसे हुए हिस्से को देखो। चम्मच का धसा हुआ जो हिस्सा है ना, उसमें आपका चेहरा बड़ा आ रहा है कि नहीं, देख के बताओ, फटाफट देखो। चम्मच को धसा हुआ हिस्सा देखोगे, उसमें तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखेगा। वही चम्मच को उल्टा दो, उठा हुआ हिस्से में चेहरा देखो, आपका जो है चेहरा जो है वो छोटा दिखेगा। यानी कि याद रखिएगा, ये जो धसा हुआ हिस्सा होता है ना चम्मच का, वो किसकी तरह काम करता है, जो धसा हुआ हिस्सा है ये किसकी तरह काम करेगा, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। और जो उठा हुआ हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ये किसकी तरह काम करेगा, ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। बात समझ में आया? थाली, थाली लेकिन जो है ना ऐसा धसा हुआ वाला थाली है तब, है ना, आया समझ में है? अरे क्लियर है सबको? यानी ये आपका उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता क्यों, इसको अभिसारी क्यों, इसको अपसारी बोलते हैं, ये समझ में आया? ठीक। तो जो भी धसा हुआ होगा क्या है, अवतल है। जो उठा हुआ होगा वो क्या है, उत्तल। सिंपल। उठा हुआ, उठा है तो उत्तल है, धसा है तो अवतल है। ठीक। कोई कटोरा ले लो, हाँ कटोरे में भी देख सकते हैं आप। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये लेंस के कई सारे गुण होते हैं। पहले आप ये चित्र बनाइए, फटाफट से आप लोग ये चित्र बनाइए। ठीक है, फटाफट आप लोग क्या करिए, आप चित्र बनाइए। फिर हम लोग लेंस का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। बन गया चित्र, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, एक होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह सब समझना बहुत जरूरी है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं समझिएगा। वक्रता केंद्र का मतलब होता है कोई दर्पण जिस
गोले का हिस्सा होता है, जिस गोले का हिस्सा होता है, यानी जिस स्फेयर का हिस्सा होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एनी मिरर is part of a sphere and center of that sphere is known as center of curvature। ध्यान से समझिएगा, ये जो है इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अब ध्यान से समझिए, ये एक स्फेयर है, इससे हमने निकाला क्या? इससे हमने निकाला एक मिरर। ये बना कौन सा? ये बना हमारा कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण बना। और एक मिरर इससे निकाला हमने इधर, तो ये क्या बना हमारा? ये बना इसका कौन सा? अवतल दर्पण बना। ठीक है, अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र होगा। यानी कि इसका वक्रता केंद्र बताइए किधर होगा? इस तरफ। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इस तरफ। ध्यान से समझो, इसका वक्रता केंद्र किधर? इस तरफ। इसका वक्रता केंद्र किधर? इस तरफ होगा। यानी कि ये जो आपका, याद रखिएगा, अवतल दर्पण के केस में, यानी कि अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में ध्यान से समझो, जो वक्रता केंद्र है यह कहां पर है? ये इसका रिफ्लेक्टर सरफेस ये है, परावर्तक सतह ये है, तो उसके क्या है? सामने है। यानी कि इसका जो वास्तविक मतलब क्या होगा? इसका रियल क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये कहां पर होगा? ये दर्पण के सामने होगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। कहां पर होगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के सामने होगा। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में देखिए क्या होगा? उत्तल दर्पण के केस में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर में ये दर्पण है ऐसे, इसका परावर्तक सतह ये है, तो इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये किधर है? दर्पण का ये है परावर्तक सतह। हम ऐसे सामने रहेंगे, दर्पण ऐसे, हम इसके सामने रहेंगे ऐसे। यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? ये दर्पण के पीछे। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे हम देख सकते हैं, वो वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि इसका जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किधर है? वो आपका दर्पण के पीछे। किधर है? दर्पण के पीछे। बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। यानी कि उत्तल दर्पण के केस में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वर्चुअल होता है और वो दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण के केस में रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और वो कहां पर होता है? दर्पण के सामने होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? लिख लो इसे। ठीक है। अरे इंग्लिश में तो बोल दिया भाई, any mirror is part of a sphere and center of that sphere is known as center of curvature। ठीक है। in case of concave mirror center of curvature is real and it lies in front of mirror, and in case of convex mirror center of curvature is virtual and it lies behind the mirror। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हिंदी होता है वक्रता केंद्र। हाँ, जब तक अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो वो बनता है कांच से जनरली। ठीक है, अगर उसको पॉलिश नहीं करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा? वो ट्रांसपेरेंट होगा। पॉलिश करेंगे तभी तो वो आपका रिफ्लेक्टर सरफेस को, हमें परावर्तक सतह को पॉलिश करना पड़ेगा ना जी।
आया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है समझते हैं। वक्रता त्रिज्या वही बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, याद रखिएगा, कोई दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। Any mirror is part of a sphere and radius of that sphere is known as radius of curvature. Radius of that sphere is known as radius of curvature और इसे कैपिटल R से निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल R से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और याद रखिएगा जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या किधर होगा, इस तरफ, है ना। और अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होगा, इस तरफ। यानी कि याद रखिएगा इसका जो एसआई यूनिट होता है इसको मेजर किस में करता है, तो याद रखिएगा इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, है ना, मीटर में मेजर करते हैं। और याद रखिएगा उत्तल दर्पण का, पहले अवतल दर्पण लिख लीजिए, अवतल दर्पण का यानी जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव यानी कि क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है अभी समझेंगे हम लोग। और उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। क्यों होता है इसे अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, अभी हम लोग इसे समझेंगे। पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है इसे अभी हम लोग समझेंगे। ठीक, कोई भी मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर की जो त्रिज्या होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और कॉनकेव मिरर के केस में, अवतल दर्पण के केस में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण के केस में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे एक साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या होता है ना, जैसे ये एक्सिस है कोई, यहां पर इसके इधर का हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसके ऊपर का भी हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। होता है ना, मैथ में पढ़ते होंगे आप लोग। इसके इधर का जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इसके नीचे जो लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। इस तरह जैसे मान लीजिए ये मिरर है कोई, तो मिरर के इधर राइट अगर कोई चीज है ना तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई लेफ्ट में है ना तो वो क्या कर लेंगे, हम लोग नेगेटिव लेंगे। और आप देखिए उत्तल दर्पण के केस में जो आपका उसका वक्रता त्रिज्या है वो दर्पण के क्या है, ऐसे राइट में है, तो इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव है। अवतल दर्पण के केस में दर्पण की क्या है, लेफ्ट में है, तो इसलिए क्या वो है, आपका नेगेटिव है ना। ये कारण है इसके पीछे।
अब इसके बाद आता है पोल। पोल यानी ध्रुव जिसे बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है तो याद रखिएगा, दर्पण के, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या मिडल पॉइंट ऑफ एनी मिरर इज कॉल्ड पोल। और इसे डिनोट किससे करते हैं तो याद रखिएगा, इसे P से डिनोट करते हैं, P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं, ठीक है। जो दर्पण का जो सेंटर पे जो पॉइंट होगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम लोग पोल कहेंगे, ठीक है, पोल कहेंगे या ध्रुव कहेंगे। इसके बाद आता है, पोल के बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या फिर जैसे कहता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है तो याद रखिएगा, पोल यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। इसी तरह ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल, ये सॉरी अवतल दर्पण, ये इसका पोल और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जो ऐसे मिलाने वाली रेखा है ना, इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल को जो मिलाने वाली रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई तो आप इसे फटाफट लिखें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछें। इसमें इस चैप्टर में कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं यहां पर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये उसे मिलाने वाली रेखा है, ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही रहेगा, ये रेखा है, ये कहीं भी जा सकती है, रेखा है ना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आज आप लोगों का पता है, आप लोगों को 1 बजे से आपका, हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है गौतमी। इसके आगे का कहानी हम लोग अब देखेंगे मंडे की क्लास में। मंडे की क्लास में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा और मंडे की क्लास में इससे रिलेटेड हम कई सारे सवाल भी आपको करवाएंगे, ठीक है। मंडे की क्लास में इससे रिलेटेड कई सारे आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज आप लोगों को पता है 1 बजे से यूट्यूब पर आपका केजीएस रेलवे एग्जाम पर पीरियोडिक टेबल की क्लास है। किसी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल को फिनिश करने का, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है जो पोल होता है ना। ये मान लीजिए कोई मिरर है, ये मिरर का क्या है आपका, ये कोई मिरर है, ये इसका पोल है ना, और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी, इस दोनों को जो, इस दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी, वही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। क्लियर? ठीक। अराउंड 70 प्लस गौतमी जी, 70 प्लस। फोकस दूरी भी देखेंगे अभी आगे, फोकस दूरी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक। सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी का मतलब है पोल, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे, क्वेश्चन करेंगे रेनू, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहां से, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, है ना, आगे के मुद्दों के साथ। अभी 1 बजे से क्लास है ना, तो 1 बजे से अभी क्लास है, तो उसमें हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 1 बजे से नहीं, 1:15 से, 1:15 से आई थिंक, है ना, 1:15 से होगा। एक सेकंड में चेक भी कर लूं, 1:15 से आई थिंक क्लास वो, है ना, हाँ 1:15 से है। तो मिलते हैं 1:15 में, ठीक है ना, 1:15 से, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।